दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार पहले जाके आप उसको समझ लो फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से कि सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, कि भाई कुछ आपके ट्राइबल लोग ऐसे थे कि अब उन्होंने क्या होना स्टार्ट कर दिया, सेटल होना स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या बातें बताता है। तो बोलता है एवरी इवन बिफोर द 19th century many from with the tribal group had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. They began to use the plow and they gradually got rights over the land they lived on. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had right on the land. Very often, some people within the clan acquire more power than others. Some became chiefs and the other became followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आपको ऐसा ही सिनेरियो बता रहा है जो कि आज के टाइम पे भी हमारा होता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, सभी को आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपकी 19th सेंचुरी से पहले भी ये चीज़ होती थी। क्या होती थी? अब आपके माइंड में ये बात आई होगी। तो भाई वहाँ पे होता था कि आपके जो कुछ ट्राइबल ग्रुप थे, मानो यार ये तो एक पीपल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। इन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे देखो यार कितना अच्छा एरिया है, हम यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इन सभी को यहाँ पे हटाते हैं और इस ज़मीन को अपने वो कर लेते हैं नाम, और यहाँ पे हम खेती किया करेंगे और यहीं पे रुका करेंगे, यहीं पे आसपास हमारे घर को भी बना लेंगे। इसके आसपास हम अपने घरों को बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे खेती किया करेंगे हम लोग। तो यार ये लोग माय फ्रेंड्स यहाँ पे रहना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और फिर धीरे धीरे आप सभी को पता है अगर ये यहाँ पे रहने लग गए तो इनके पास इस ज़मीन की राइट्स भी आ जाएंगी, और जैसे राइट्स आ जाएंगे तो माय फ्रेंड्स ये ज़मीन अब इनकी हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी एक मुंडा ट्राइब थी जो कि छोटा नागपुर की थी। इन लोगों ने आपका कुछ ऐसा ही काम किया। ये लोग माय फ्रेंड्स यहाँ पे आके रुक गए, मतलब कि, और रुकने के बाद यार जो उनके बच्चे आगे चल के हुए यार वो भी अब उसी ज़मीन के ऊपर काम करने लगे। अब यार पहले ये लोग क्या करते थे कि भाई यहाँ पे हमने खेती की, इस ज़मीन को साफ करके कुछ समय के बाद वो दूसरी ज़मीन के ऊपर चले गए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि भाई हम यहीं पर रहेंगे, हर बार इसी ज़मीन के ऊपर खेती करेंगे, इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ने का भी इसको टाइम देंगे। सो माय फ्रेंड्स इसको बोल देते हैं यहाँ पे हम लोग सेटल्ड कल्टीवेशन, यानी कि एक जगह रह के खेती करना, ठीक है। सो बस यही कुछ बातें आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन की, आप इनको ध्यान से समझ सकते हैं, वो आप खुद से रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। तो यार आगे आप सभी को बोलता है ब्रिटिश ऑफिशियल्स सो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड्स एंड द संथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड than the hunter-gatherers or the shifting cultivators. Those who lived in the forest considered to be wild and savage. They need to be settled and civilized. Beware. Bivar, a term used in Madhya Pradesh for shifting cultivation. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को इस वर्ड का मीनिंग बताता है जो कि है आपका बिवार। इसका मीनिंग होता है माय फ्रेंड्स, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर वर्ड यूज़ किया जाता है, और इसका वर्ड का मीनिंग होता है जो लोग आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। बेसिकली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसी को बिवार बोल देते हैं, आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके ब्रिटिश लोग थे जब वो जंगल के अंदर गए तो उन लोगों ने वहाँ पे जाने के बाद देखा कि भाई ये मानो आपके ब्रिटिश लोग वहाँ पे गए जंगल के अंदर बहुत सारे, यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई ये लोग देखो जो कि आपकी गोंड ट्राइब की हैं, संथाल ट्राइब्स, आपके जो गोंड्स कबीले के लोग हैं, संथाल कबीले के लोग हैं, ऐसे अपनी ज़मीन के ऊपर अपनी खेती कर रहे हैं बहुत सालों से, और ये लोग सिविलाइज्ड हैं, यानी कि ये सभ्य लोग हैं, यानी कि जो यार आपके थोड़े शिष्टाचार वाले और अच्छे विचारों वाले लोग होते हैं उस टाइप के लोग इनको सभ्य लोग समझ रहे हैं। और जबकि इन्होंने समझा कि और इस बात को भी देखा कि कुछ लोग जो भाई अपना शिकार ढूंढकर शिकार करते हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं जिसको हम बिवार भी बोलते हैं, वो करते हैं, उनसे ये लोग कई गुना ज़्यादा एडवांस और अच्छे हैं। उन्होंने ये बात पाई अंग्रेजों ने, ये बात यहाँ पे आप सभी को बता रहा है। तो चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको आगे बताते हैं इस फिगर के बारे में जो कि हमने पीछे देखी थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। सो कहता है अ लॉग हाउस बिहाइंड बिल्ट इन अ विलेज ऑफ द निशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द एंटायर विलेज हेल्प्स व्हेन लॉग हट्स आर built.
अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बता रहे हैं कि भाई ये आपका एक निशी गांव है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसकी आपको ये दिखा रखी है निशी, एक मिनट, ओ निशी ट्राइब है माय फ्रेंड्स, नोट गांव, आपका गांव नहीं है, निशी ट्राइब यानी कि निशी कोई कबीला है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसकी पिक्चर आपको दिखा रखी है कि भाई सारा गांव, जितना भी गांव होता है सारा हेल्प करता है एक दूसरे की उनके घरों को बनाने में, आई मीन उनकी जो छतें होती हैं या फिर हट्स होती हैं उनको बनाने में, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको ये चीज़ यहाँ पे शो कर रही है। बाकी चलो यार इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास निकल के आता है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, कि भाई अब अंग्रेज तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप सभी को पता है कि जहाँ पे अंग्रेज पहुँचते हैं वो क्या करते हैं। तो अब हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि जो आपके कॉलोनियल रूल था यानी कि जो अंग्रेजों का रूल था उसने कैसे अफेक्ट किया इन लोगों की ज़िंदगी को जो कि आपके जंगल के अंदर कबीलों में रहते थे या फिर ट्राइबल लोग थे आपके, ठीक है। तो चलो यार इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर, व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, कि भाई सबसे पहले तो हम इस बात को जानेंगे कि भाई जो इनके कबीले का चीफ होता था, आई मीन सरदार होता था, उसके साथ में क्या हुआ, ठीक है। सो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मैनी एरियाज ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल, दे एंजॉय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड अ राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। अब माय फ्रेंड्स बता रहा है कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले जो कबीले का सरदार होता था, अब मानो ये कबीले का सरदार है, इसके ऊपर ताज वगैरह लगा देती है, सरदार है, तो इसके पास अधिकार थे, राइट थी कि भाई जितने भी इनकी कितनी बड़े एरिया में इनका कबीला बसेगा, कितना बड़ा इनका एरिया होगा, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, कौन सा लॉ नहीं यूज़ होगा, कितना यहाँ पे टैक्स वसूला जाएगा। तो जो भी सारी चीज़ें एक राजा कंट्रोल में होती थी वो सारी चीज़ें कंट्रोल में होती थी कबीले के सरदार के अंडर में। उसके बाद बताता है इन सम places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management। और बताता है कि कुछ कबीले को सरदार के पास तो उनकी खुद की पुलिस भी होती थी और वो डिसाइड करते थे कि यहाँ पे ज़मीन के ऊपर कैसे लॉ होगा, कैसा कुछ हम सिस्टम मैनेज करेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। Under British rule, the functions and power of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow law made by the British official in India। माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जाता है कि भाई जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आ गए तो इनके पास ये राइट तो थी कि भाई जो आपकी ज़मीन है आप उसको अपने पास रखो, उसके ऊपर लोगों से काम करवा सकते हैं आप, लेकिन जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन कैसा होगा वहाँ का, आई मीन लोगों के ऊपर कौन से लॉ लगाए जाएंगे, कौन से लॉ नहीं लगाए जाएंगे, लोगों को कैसे काम करना है, ये सब पावर सरदार के पास से इन लोगों ने छीन ली अंग्रेजों ने और कहा कि ये पावर वैसे चलेंगी जैसे कि जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो बनाएंगे, वैसे यहाँ पे लागू होगी। उसके बाद आप सभी को बताता है दे ऑल्सो had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British, कि भाई इनको ब्रिटिश के डिसिप्लिन के ऊपर चलना होगा और उसी तरीके से अपने ट्राइबल को यहाँ पे चलाना होगा। They lost the authority they had earlier enjoyed among their people and were unable to fulfill their traditional functions। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो लोगों के नज़रों में इनकी पहले सम्मान था अब वो नीचे गिरने लगा, एंड जो ये पहले फंक्शंस कर पाते थे ना कबीले के सरदार, अब वो वाले फंक्शंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो चलो माय फ्रेंड्स उसके साथ आपको आगे बताते हैं व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कि भाई जो आपके शिफ्टिंग कल्टीवेटर लोग थे यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पे खेती की, पहले इस ज़मीन को साफ़ करके फिर वो अगली ज़मीन पे चले गए, फिर वहाँ पे खेती की, यानी कि शिफ्ट कर जाने वाले जो लोग कल्टीवेटर्स थे आपके किसान थे, उनके साथ में क्या हुआ। तो चलो यार उनके बारे में भी जान लेते हैं, जब ब्रिटिश लोग आए तो उनके साथ में क्या कुछ यहाँ पे स्कैम हुआ। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट and did not have a fixed home. They wanted tribal groups to settle down and became peasant cultivators। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अंग्रेजों को इस बात से डिफ़िकल्टी होने लगी, उन्हें दिक्कत होने लगी कि भाई इन लोगों का कोई यार फिक्स घर नहीं है, आज ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कल यहाँ पे रह रहे हैं और परसों ये लोग कहीं और जाके रह रहे हैं, तो यार ऐसे तो हम इन लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे बार बार, तो उनको इस बात से यहाँ पे दिक्कत होने लगी। उसके बाद आगे बताता है सेटल्ड पीजेंट वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन मूव। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट।
that is they measured the land, defined the rights of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state. Some peasants were declared landowners, other tenants. As you have seen chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner who in turn paid revenue to the state. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि लैंड सेटलमेंट वो लेके आए अंग्रेज। उसके बाद लैंड सेटलमेंट लाने के बाद उन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे चेंज किया। जैसे कि क्या होने लगा कि उन्होंने भाई ज़मीन को मापा और देखा कि यहाँ से हमें कितना सारा टैक्स मिलना चाहिए। इन सारे टैक्स वगैरह को पुष्टि करने के बाद, मापने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि इस ज़मीन का एक ओनर यानी कि एक सरदार बना दिया कि भाई आपकी ये सारी ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर काम करेंगे नीचे आपके बहुत सारे वर्कर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब ये है माय फ्रेंड्स आपके बहुत सारे वर्कर, ठीक है ना। अब मैंने एक बनाया, आप समझ लेना। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो वर्कर हैं ये देंगे सर आपको टैक्स, आपको देना होगा हमें टैक्स, जो ब्रिटिश अथॉरिटी, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये हमें ने आपको दी है। ऐसा कुछ सीन यहाँ पे करने लगे ये लोग, लैंड सेटलमेंट लेके आए। इसके बारे में ज़्यादातर बातें माय फ्रेंड्स हमने सीखी थी हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को ध्यान से देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती चली गई होंगी, ठीक है। उसके बाद चलो यार, अब बारी आती है हमारी फिगर 6 की। यहाँ पे बताता है भील वुमेन कल्टिवेटिंग इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात, शिफ्टिंग कल्टिवेशन कंटिन्यूज इन मैनी फॉरेस्ट एरिया ऑफ गुजरात। कि भैया आपकी भील ट्राइब की वुमेन है जो कि यहाँ पे आपके गुजरात के अंदर ऐसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कर रही हैं, ऐसे अपनी ज़मीन को देखो कैसे साफ कर रही हैं ये, ठीक है। और ऐसा ही कुछ यार यहाँ पे आपके गुजरात के कुछ फॉरेस्ट यानी जंगली एरियाज़ के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स आपको आगे बताते हैं। तो आगे बोलता है you can see that trees have been cut and land cleared to create patches for cultivations. The British effort to settle Jhum cultivators was not very successful. Settle plough cultivation is not easy in area where water is scarce and soil is dry. In fact, Jhum cultivators who took to plough cultivations often suffered since their fields did not produce good yields. So the Jhum cultivators in northeast India insisted on the continuing with their traditional practice. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivations in some part of the forest. अब my friends यहाँ पे होता है क्या है कि सीन क्या होता है देखो। अब अंग्रेज चाहते थे कि भाई ये लोग एक जगह पे यहाँ पे सेटल हो जाएं और यहीं पे मानो यहाँ पे सेटल हो गए और यहीं पे खेती करें, वो कहीं कहीं मूव ना करें। लेकिन यार क्या होने लगा, कुछ एरिया ऐसे थे माय फ्रेंड्स जहाँ पे पानी आपका बरसात वगैरह समझ सकते हो आप, या नदी का जो पानी जाता है वो बहुत कम पहुँचता था। तो अगर पानी कम होगा तो लोग खेती कैसे कर पाएंगे एक ज़मीन पे बार बार, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो कुछ झूम कल्टिवेटर्स थे ना जो आपके माय फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, उनको अंग्रेजों ने बाद में राइट्स दे दी कि भाई आप एक काम कर सकते हो, आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जंगल के सिर्फ कुछ ही एरिया के अंदर, ये नहीं सारे जंगल में प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। तो यही कुछ बातें आपको इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे समझाना चाहता है। बाकी एक बार आप इसकी खुद से रीडिंग लेंगे या फिर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो सब कुछ क्लियर होता हुआ आपको चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे माय फ्रेंड्स आप सभी को बताते हैं। तो ये आपकी जो फिगर पीछे से देखी हमने वो थी फिगर 7। यहाँ पे बता रहा है ट्राइबल वर्कर्स इन अ राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश, नोट द डिफरेंस बिटवीन राइस कल्टिवेटर्स इन द फ्लैट प्लेन्स एंड इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो पिक्चर है ये है आपके जो ट्राइबल यानी कबीले के लोग थे वो खेतों में काम कर रहे हैं यहाँ पे चावल के आंध्र प्रदेश के अंदर, वो पिक्चर आपको शो कर रही है। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई यहाँ पे तो आपका समतल एरिया है और एक होता है आपका जंगल वाला एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोग करते हैं। तो इन दोनों की राइस की खेती में चावल की खेती में आपका क्या अंतर है, आप उसको जानने की कोशिश करो और चैप्टर को समझो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था इस पिक्चर के साथ में। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट के बारे में, यानी कि जंगल के ऊपर क्या कानून लगाने जाने लगे, उनका क्या इम्पैक्ट लोगों के ऊपर यहाँ पे पड़ा। अब यहाँ पे कहता है द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज एज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड द फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। एक मिनट, हाँ यहाँ से है ना, हाँ। सम फॉरेस्ट्स वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। In these forests, people were not allowed to move freely, practice jhum cultivations, collected fruits or hunt animals. How were jhum cultivators to survive in such a situation? Many were
therefore forced to move to the other area in search of work and livelihood। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बताते हैं, देखो यार अब आपके ब्रिटिश लोग आ चुके हैं और आप ये भी बात जान चुके हैं कि भाई जो आपके ट्राइबल यानी कि कबीले के लोग थे वो सभी तरीके से जंगलों के ऊपर ही आपके डिपेंड करते थे, आई मीन आपके फॉरेस्ट के ऊपर ही वो लोग डिपेंड करते थे। लेकिन अब जैसे ही आपके ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने अपने कानूनों को यहाँ पे जंगल के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो ये जंगल हैं ये भी हमारी प्रॉपर्टी है क्योंकि ये भी हमारी स्टेट के अंदर आते हैं। अब अगर वो ऐसा कर देंगे तो यार आपको पता है कि इसका अफेक्ट इनके ऊपर तो पक्का पड़ेगा क्योंकि यार यही तो जंगल के ऊपर आपके टोटली डिपेंड लोग हैं ना, तो इनके ऊपर यहाँ पे अफेक्ट पड़ा। अब उन्होंने लॉ ले आए कि भाई वो यहाँ पे जंगल के अंदर आप ऐसे फ्रीली नहीं घूम सकते, तो अब इन लोगों को दिक्कत आएगी। भाई ये तो फ्री घूम सकते थे, उन्होंने कुछ जंगल के एरिया में बिल्कुल फ्री घूमना बंद कर दिया। कुछ एरिया को कहा कि भाई जो ये एरिया है ना इसके अंदर कोई नहीं घुसेगा क्योंकि इस एरिया से हम क्या लेने वाले हैं, टिम्बर लेने वाले हैं, क्योंकि टिम्बर की उनको ज़रूरत थी वहाँ पर आपकी रेल वगैरह बनाने के लिए। ये आपका सेपरेट टॉपिक है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा कभी, ठीक है। आगे चलते चलेंगे, वैसे आपको समझ में आना चलेगा। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि भाई जहाँ से हम टिम्बर लेंगे उस जंगल के अंदर ना तो आप झूम कल्टीवेशन करोगे, ना आप कोई फल फ्रूट इकट्ठा करोगे, ना किसी जानवर का शिकार करोगे। तो माय फ्रेंड्स अगर इतने सब कुछ उनके ऊपर लगा देंगे, जबकि आप तो जानते हो कि वो लोग सिर्फ आपके यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं सर्वाइव, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जंगल की वजह से, और इतना सब कुछ लगा देंगे तो उन लोगों का यहाँ पे लिवलीहुड यानी कि उनका जीवन व्यापन करना कैसे संभव हो पाएगा। एक बार आप खुद से सोचिए उनके बारे में, ठीक है। तो यार ऐसा कुछ सीन हुआ। उसके बाद चलो अब आपको आगे बताते हैं। आगे कहता है बट वन द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट they faced a problem from where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs. Colonial officials came up with a solution. They decided that they would give jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the conditions that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many regions the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. Sleeper, the horizontal plank of wood on which rail lines are laid. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली हुआ क्या, अब आप ये तो बात जान चुके हो कि भाई इस वजह से क्या होगा, अगर उन लोगों को जंगल के अंदर यहाँ पे नहीं वो लोग रहने देंगे, नहीं सर्वाइव करने देंगे, तो यार वो लोग आपका जंगल छोड़ के चले जाएंगे। अब यार एक बात बताओ, अगर यहाँ पे जितने भी लोग थे जंगल के अंदर सारे ऐसे जंगल छोड़ के जाने लगे, तो जो अंग्रेज हैं उनको यार टिम्बर भी काटना है, यानी कि जो आपके टिम्बर के पेड़ होते हैं वो काटने भी हैं, उनको लोड भी करवाना है, तो ये सब काम कौन करेगा। आप एक बात सोच के देखो, तो अंग्रेजों के दिमाग ने काम किया कि भाई ये तो हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। सो उन लोगों ने बाद में क्या किया, इन लोगों के साथ में हाथ मिला लिया, या फिर मैं बोलूँ कि एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये हो गया आपकी अंग्रेज, हम आपके साथ में एग्रीमेंट करते, इसने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या था माय फ्रेंड्स, कि मतलब ये था कि भाई हम आपको कुछ एरिया दे देंगे जंगल का जहाँ पे आप अपने झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, फल फ्रूट इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में आप सभी को यहाँ पे हमें लेबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो भी बिल्कुल सस्ती, चीप लेबर, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब ये सब अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो यार अंग्रेजों को तो फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है और उनको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्लीपर थे ना, स्लीपर का मतलब ये होता है माय फ्रेंड्स जो आपके टिम्बर से कट जाते हैं ना, उस पेड़ का हम स्लीपर बनाते हैं। अब स्लीपर अगर आपने देखा हो तो जो आपकी रेलवे ट्रैक होता है ऐसे, उसके नीचे माय फ्रेंड्स कुछ ऐसे लगे होते हैं, आपके अब तो पत्थर के आने लगे हैं, लेकिन पहले वो लकड़ी के आते थे, आपके ऐसे ब्लॉक लगे होते हैं नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक जो माय फ्रेंड्स आते थे ना पहले, अब तो पत्थर के आते हैं, पहले आपके आते थे मेरे ख्याल से लकड़ी के आते थे, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे बोलते थे माय फ्रेंड्स स्लीपर, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है। तो चलो यार इसी के साथ अब आपको बताते हैं सोर्स 2 के बारे में। तो यार यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इज़ टू लाइव, कि भाई ये जो अंग्रेज़ों की अब ज़मीन बन चुकी है इसके ऊपर रहना कितना कठिन है। तो देखते हैं ये बात किसने लिखी है और इसके बारे में क्या कुछ बातें हमें यहाँ पे जानने को मिलती है। सो कहते हैं इन 1930s वेरियर एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ द बेघास, अ ट्राइबल ग्रुप इन सेंट्रल इंडिया। He wanted to know about them, their customs and practices, their arts and folklore. He recorded many songs that lamented the hard time the Beghas were
हाइविंग अंडर द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपके ये जो इंसान थे ना, जिसका नाम यहाँ पे बता रखा आपको वेरियर एल्विन, 1930s के अंदर इसने क्या किया, ये बिघाज के आपका जो कबीला होता है वहाँ पे गया। ये आपका सेंट्रल इंडिया के आस में पड़ता है, मतलब कि वहाँ पे जाने के बाद इसने वो देखा कि भाई ये लोग, इनके क्या कस्टम्स हैं, यानी कि क्या रीति रिवाज हैं, कैसे ये लोग अपने जीवन यापन करते हैं, कैसे लोग ये अपना रहते सहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार उसने काफ़ी सारे गाने भी उनके रिकॉर्ड करे। उसने देखा कि भाई जो बिघास है उनके ऊपर कितना अफेक्ट पड़ रहा है ब्रिटिश रूल की वजह से। तो आगे आप सभी को बताते हैं, बस इसमें तो आप सभी को यही कुछ बातें बताई हैं, फिर आगे बोलते हैं इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इज़ टू लाइव। कि भाई इस अंग्रेजों की ज़मीन पर कैसे हमें मुश्किल हो रही है रहने में। उसके बाद एक पूरी माय फ्रेंड्स एक कविता इन लोगों ने जोड़ दी है। चलो मैं काम करता हूँ, इसको भी आप सभी को एक बार बता देता हूँ, फिर आगे बढ़। यहाँ पे इसमें कहते हैं ये लोग, हाउ हार्ड इज़ टू लाइव। In the village sits the landlord, in the gate sits the kotwar, in the garden sits the patwari, in the field sits the government. In the land of the English, how hard is to live. To pay cattle tax, we have to settle, we have to sell cow. To pay forest tax, we have to sell buffalo. To pay land tax, we have to sell bullock. How are we to get our food in this land of English? उसके बाद माय फ्रेंड्स ये कुछ आपकी कविता है जो कि इसने यहाँ पे नोट डाउन कर दी थी आपके वेरियर एल्विन ने, वो आपको यहाँ पे गिवन है। और ये कविता बनाई थी आपके आदिवासी लोगों ने, तो मेरे ख्याल से आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा टफ तो यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है। बाकी फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि भाई अगर हम गांव में देखें तो वहाँ पे हमें लैंडलॉर्ड देखने को मिलता है, यानी कि ज़मींदार देखने को मिलता है। गेट पे देखें तो वहाँ पे हमें कोतवार देखने को मिलता है। गार्डन में जाते हैं तो हमें पटवारी देखने को मिलता है। अगर हम खेतों में जाते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है। और यहाँ पे कितना मुश्किल है रहना, वो हम आप सभी को ऐसे बताते हैं कि भाई अगर हमें यहाँ पे टैक्स देना है हमारे पशुओं का तो हमें अपनी गाय बेचनी पड़ती है, हमें जंगल पे टैक्स देना है तो हमें अपने बफेलो बेचनी पड़ती है, और अगर हमें यहाँ पे ज़मीन के ऊपर टैक्स देना है, लैंड टैक्स देना है, तो हमें अपने बुल्लुक सेल करने पड़ते हैं। और अगर तो आप एक बात सोचो कि हमें इतना कुछ बेच के जब हम अपने टैक्स चुका पाते हैं तो हमें खाना आखिरकार कहाँ से मिलेगा। तो यही कुछ आपकी कविता का मतलब था, आपको हिंट मिल चुका है, बाकी आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं फिगर नंबर 8 के बारे में, जो कि आपको कहती है गोदारा वुमेन वीविंग। यहाँ पे आपकी गोदारा की एक वुमेन आपको शो कर रखी है जो कि अब अपनी बुनाई वगैरह कर रही है, ठीक है। उसके बाद चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। तो कहते हैं मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रीच्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, दे डिसओबे द न्यू रूल्स, कंटिन्यू विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रेबेलियन। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम Sagma in 1906 in Assam and Forest Satyagraha of 1930s in the central provinces। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई कुछ लोग इन जो ये रूल अंग्रेज लेके आए थे इनको मानने से मना कर देते हैं, वो उनके अपोजिट में हो जाते हैं और वो यहाँ पे यार कुछ रेबेलियन यानी कि कुछ विद्रोह भी करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया आपको सोनाग्राम में हुआ था, संगम में हुआ था 1906 के अंदर, और आपका फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930s के अराउंड, जो कि आपका सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे बताता है द प्रॉब्लम विद ट्रेड, कि भाई व्यापार में क्या दिक्कत आई। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट more often, waiting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. Let us consider the case of the silk growers in the 18th century. India silk was in demand in European markets। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई यहाँ पे होता क्या था कि भाई जंगल के अंदर आपके व्यापारी लोग आने लगे थे, जो पैसे देते हैं वो लोग आने लगे थे। तो इनके आने का मतलब क्या था, आदिवासियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आई मीन जो आपके ट्राइबल लोग थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग इस बात को समझने लगे। तो आपको ये बात हम समझाने वाले हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, जो कि है आपके सिल्क ग्रोवर्स का, यानी कि जो लोग आपके सिल्क को बनाते थे। तो ये है आपके 18th सेंचुरी का एग्जाम्पल माय फ्रेंड्स। उस टाइम पे क्या था कि जो हमारा इंडियन सिल्क था ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी आपकी यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। सो बाकी चलो यार अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं इस वाले को, ठीक है। सो यहाँ पे कहता है The fine quality of Indian silk was highly valued and export from Indian increased rapidly। कि भाई हमारे इंडियन सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और वो फटाफट से यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाता था। As the market expand, East India Company official tried to increase silk production to meet
दी ग्रोइंग डिमांड। तो जैसे यहाँ पे सिल्क की और ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी फ्यूचर में जाके, तो यार जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी उसने सोचा कि हम फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं, सिल्क की जो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, आई मीन जो सिल्क उगाया जा रहा है उसको भी हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या हो, वहाँ की डिमांड जो है वो पूरी हो पाए। अगर डिमांड पूरी होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। उसके बाद बताते हैं फिर क्या हुआ। फिर यहाँ पे बताते हैं हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड was an area where the Santhal reared cocoons. The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The growers were paid rupees 3 to rupees 4 for 1,000 cocoons. These were then exported to Budwan or the Gaya, where they were sold at 5 times the price. The middleman, so called because they arrange was deals between the exporters and the silk growers, made huge profit. The silk growers earned very little. Under stably, many tribal groups saw the market and traders as their main एनिमीज। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली सीन क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंट डे आपका हजारीबाग पड़ता है ना झारखंड के अंदर, वहाँ पे एरिया था जहाँ पे आपके संथाल्स रहते थे। और वो लोग जो आपके कुकुन्स होते हैं ना माय फ्रेंड्स, उनको उनका मतलब कि आप एक तरीके से खेती कह सकते हो, मतलब कि उनको वो पालते थे वहाँ पे। और कुकुन्स की हेल्प से ही माय फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे सिल्क है वो बनाया जाता है। ये बात तो आप समझ चुके हैं, पहले ही मैंने आपको समझा रखा है ये सब कुछ। उसके बाद बताता है कि भाई ये जो यहाँ पे बीच के आपके दल्ले लोग जिनको हम कह देते हैं या फिर मिडिल मैन बोल देते हैं, वो लोग क्या करते थे, वो यहाँ पे जाते थे भाई हजारीबाग के अंदर संथाल्स के पास में वो लोग जाते थे। और इनको जाने के बाद वो मिडिल मैन लोग कहते थे कि भाई आप एक काम करो, हमसे 3 से या 4 रुपये ले लो और हमें एक कुकून दे दो। और माय फ्रेंड्स वो हज़ारों की कगार में यहाँ पे जो कुकून्स थे उनको ख़रीद लाते थे। और ख़रीद के लाने के बाद वो इसको 5 गुना कीमत पे बेच देते थे यहाँ पे मार्केट के अंदर। कौन सी मार्केट के अंदर, आपकी बुधवान या फिर गया मार्केट के अंदर। और इससे माय फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि जो ये बिचौलिए थे या फिर मैं बोलूँ जो दल्ले लोग होते थे, मिडिलमैन होते थे, इनको बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता था। ठीक है। तो इसी वजह से जो आपके आदिवासी लोग थे, जब उनको इस बात का पता लगने लगा धीरे धीरे, तो वो लोग इन लोगों को अपने यहाँ पे दुश्मन की तरह देखने लगे। तो ये कुछ बातें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था। उसके साथ चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। फिर कहता है यहाँ पे पहले फिगर नंबर 9 को देखो। यहाँ पे आपको दिखा रखी है एक हजांग वुमेन वीविंग अ मैट की, ये आपकी यहाँ पे एक चटाई की बुनाई कर रही है। ठीक है। उसके बाद ये देखो माय फ्रेंड्स, बिहार के अंदर आपके 1948 के अंदर ये आपके कोयल माइनर्स हैं, यानी कि जो कोयले की खदान के अंदर काम करते हैं। ये देखो लोग कैसे काम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद चलो यार अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी रीडिंग को। सो यहाँ पे कहते हैं फॉर वुमेन डोमेस्टिक वर्क वॉज नॉट कन्फाइंड टू दी होम, दे कैरिड देयर बेबीज विद देम टू द फील्ड्स एंड द फैक्ट्रीज। कि भाई यहाँ पे जो वुमेन्स थी ना इन लोगों की यार, वो भी सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं थी। वो पहले घर का काम फिनिश करती थी, उसके बाद अपने बच्चों को अपने पीठ पे लाद कर और वो फैक्ट्रियों में या फिर दूसरों लोगों के खेतों में भी काम करने के लिए जाती थी। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इन 1920s अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स इन द झारिया एंड द रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार वर ट्राइबल्स। कि भाई जो आपका 1920 के अराउंड का टाइम था, यहाँ पे आपके 50% जो लोग थे जो इन आपकी कोयले की खदानों में या फिर माइंस के अंदर काम करते थे, वो आपके ट्राइबल लोग थे, जो कि आपकी कोयले की खदान है यहाँ पे रानीगंज और आपकी झरैया के अंदर बिहार में। अब यहाँ पे आगे बताता है work deep down in the dark and suffocating mines was not only back-breaking and dangerous, it was often literally killing. In the 1920s, over 2,000 workers died every year in the coal mines in India. अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपकी कोयले की खदान थी, ये सिर्फ उनको बहुत ज़्यादा दुख ही नहीं देती थी, लेकिन वो बहुत खतरनाक भी होती हैं। अब आप सोच सकते हैं माय फ्रेंड्स यार, इतने अंधेरे में काम करना, वो भी ऐसे ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, इतना टफ हो जाता होगा इंसानों के लिए। और इसी वजह से माय फ्रेंड्स वहाँ पे 2000 से ज़्यादा वर्कर आपके मारे जाते थे हर साल 1920s के अंदर कोयले की खदानों में काम करते हुए। ठीक है। तो इसी के साथ चले और अब आपको आगे बताते हैं। आगे तो यहाँ पे निकल के आता है दी सर्च फॉर वर्क, कि भाई काम की तलाश। तो देखते हैं किन लोगों को काम की तलाश होती थी और क्यों होती थी और वो कौन से कामों को यहाँ पे ढूंढ। अब यहाँ पे कहता है दी प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज even worse. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. Tribals were recruited in large numbers to work the tea plantation of Assam and the coal mines of Jharkhand. They were recruited
थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स हु पेड देम मिजरेबल लो वेज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई क्या होने लगा कि भाई बहुत सारे लोगों को अपने काम की तलाश में बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। लेकिन जो यहाँ पे आपका टाइम आया 19th सेंचुरी के, लेट 19th सेंचुरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी टी यानी चाय और आपकी जो कोयले की खदान थी उनके अंदर माइनिंग की डिमांड बहुत बढ़ने लगी। अब जैसे ही डिमांड बढ़ी तो यहाँ पे वर्कर की ज़रूरत होगी, और वर्कर की ज़रूरत के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे उनको काम पे लगाया जाने लगा। लेकिन उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम पे लगाया जाता था कि भाई आपको हम कम तो यहाँ पे तनख्वाह देंगे, बहुत कम तनख्वाह उनको मिलती थी, और साथ में माय फ्रेंड्स उनको वापस से घर पे जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद चलो यार अब आपको बताते हैं अ क्लोजर लुक, बहुत क्लोज में इस बात को हम एग्जामिन करते हैं। कहते हैं थ्रू द 19th एंड द 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रेबल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन द लॉज, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस, the new taxes they had to pay, and the exploitations by the traders and the money lenders. The Kols rebelled in 1831-32. Santhals rose in revolt in 1855. The Bastara rebellion in the central India broke out in 1910, and the Warli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that बिरसा led was one such movement. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को ये बात बताते हैं कि भाई इतने सब लॉज को देख के, इतने सब चेंजेस को देख के यार उनकी जो कंडीशंस थी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। और आपको पता है कि भाई जब किसी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो रिवोल्ट कर देता है, विद्रोह कर देता है। तो ऐसे कुछ विद्रोह यहाँ पे भी हमें देखने को मिले। आपका एक तो था हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे कोल्स रेबल, जो कि आपका 1831 से 32 के बीच में चला। एक आपके जो संथाल्स ने किया था संथाल रिवोल्ट, वो आपका 1855 के राउंड चला। एक था आपका बस्तारा रेबेलियन जो कि आपका सेंट्रल इंडिया में हुआ था। एक था आपका महाराष्ट्र के अंदर रिवोल्ट जो कि 1940 के राउंड हुआ था। और ऐसे ही माय फ्रेंड्स जो आपके बिरसा थे, जिसके बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में स्टडी किया था बिरसा के बारे में, उसने भी ऐसी एक मूवमेंट को यहाँ पे परफॉर्म किया था। ठीक है, उसके बाद चलो यार हमारे पास एक एक्टिविटी आती है जो कि कहती है फाइंड आउट वेदर द कंडीशन ऑफ वर्क इन द माइंस हैव चेंज्ड नाउ, चेक हाउ मेनी पीपल डाई इन माइंस एवरी ईयर एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर डेथ। कि भाई जो लोग माइन में अब भी काम करते हैं क्या उनकी कंडीशंस अब बदल चुकी हैं, आपको क्या लगता है? तो अब इसके बारे में खुद से रिसर्च करो और मेरे को भी कमेंट करके बताना, देखते हैं कोई कौन से फ्रेंड्स कितनी अच्छी रिसर्च करके लेके आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई आप इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करो कि आज भी वर्कर्स मारे जाते हैं माइंस में काम करते हुए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ पे शर्म आती है कमेंट करने में तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलो यार अब आपको बताते हैं हम बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को कहता है बिरसा वॉज बोर्न इन मिड 1870s, कि भाई आपके मिड 1870s के अंदर आपका जो बिरसा था उसने जन्म लिया था। द सन ऑफ अ पुअर फादर ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट्स ऑफ Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local aksara. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sardars लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि भाई इसके जो पिताजी थे बिरसा के बहुत गरीब थे। तो यार ये सारा दिन ऐसे ही अपने जो गायें भैंस होते हैं उनको चुराने, जो उसके पिताजी जो उनको चराते थे ना, आई मीन खाना वगैरह खाने लेके जाते थे, तो उसके साथ में जाते थे, साथ में बांसुरी वगैरह बजा ली इसने बिरसा ने, और ऐसे ही घूमते फिरते इसका सारा दिन बीत जाता था। ठीक है, ये बहुत गरीब थे, इसलिए माय फ्रेंड्स इसने जो इनके सरदार थे, जो पहले कबीले के सरदार रह चुके थे, कि भाई वो यहाँ से इतने ऊपर तक कैसे गए। उसके बाद यार उन्होंने रिवोल्ट के बारे में क्या क्या बातें यहाँ पे लोगों को समझाई हैं कि भाई आपको रिवोल्ट करना चाहिए, तो उस सभी बातों को इसने स्टडी भी किया। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द खोज एंड सेड देवर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। अब यहाँ पे बिरसा का कहना था कि भाई एक टाइम आएगा जब ये जो मुंडाज जितने भी हम लोग हैं हम सब फ्री हो जाएंगे दिक्सूज से। अब दिक्सूज मैंने आपको बताया था कि जो कि लोग बाहर के लोग यहाँ पे अंदर आते हैं उसको दिक्सूज बोलते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, आई मीन फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया, एक बार जरूर से देखना आप उसको। ठीक है, तो इन सभी बातों को हमें याद करके रखना है, ये नहीं माय फ्रेंड्स एक बार सुन लिया और हम स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं वुड बी टाइम, और यहाँ पे कहना था बिरसा कि भाई ऐसा टाइम आएगा जब हम इन सभी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे और अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्रीली इंजॉय करेंगे। उसके बाद कहते हैं
They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region, fighting for their land, remaining peoples of the need to win back their kingdom. Birsa went to the local missionary schools and listened to the sermons of the missionaries. They to be here एक मिनट हाँ sermons there to be heard. It said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of prominent Vaishnav preachers. He wrote the scared thread and began the value the importance of purity and piety. अब यहाँ पे बताता है कि भाई बिरसा जो था उसके आसपास का कोई स्कूल वगैरह होगा, वहाँ पे गया, उसने देखा, कुछ बातों को समझा, सरमन्स को पढ़ा, तो उसके बाद में एक समझ में आई कि भाई ये लोग भी यहाँ पे आज़ाद हो सकते हैं, अपने एक बहुत अच्छी किंगडम को यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब वो एक अच्छे क्रिश्चियन बन पाएंगे, तब वो इन सभी बैड प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, तब ये सब हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बताते हैं कि बिरसा ने भाई अपना जो बात का समय था कुछ वैष्णवों के अंदर यहाँ पे स्पेंड किया, उसने यहाँ पे माना इस बात को बाद में जाके कि भाई जो प्योरिटी होती है, पाइटी होती है, सबसे ऊपर हमारी रहती है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते हैं, बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी ऑफ द आइडियाज़ ही केम इन टच with in his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged that the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in the witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turns against the missionary and the Hindu landlords. He saw them an outsider force that were returning the Mundas way of life. अब यहाँ पे बिरसा चाहता था कि उसके बाद भाई ये सारी बातें जब बिरसा के अंदर गई, उसने कुछ पढ़ा, तो उसके माइंड में आया कि भाई जो ये हम लोग यहाँ पे ट्राइब्स के अंदर रहते हैं, हमें यहाँ पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो हम ये लिक्वर पीते हैं, आई मीन जो शराब वगैरह का हम सेवन करते हैं, वो हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो यार ये सब बातें उसमें आई, लेकिन यार साथ ही साथ हम इस बात को भी यहाँ पे नहीं नकार सकते कि भाई जो बिरसा था ना, वो यार अब आगे चल के आपके हिंदू हो गए और मिशनरीज़ का भी विरोध करने लगा था, और वो चाहता था कि भाई मुंडाज अपने एक बहुत अच्छा किंगडम यहाँ पे बना ले, ठीक है। तो चलो यार अब हम डिस्कस करते हैं माय फ्रेंड्स हमारी सोर्स थर्ड को, जो कि हमें कहती है ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माई शोल्डर्स, कि भाई जो ब्लड था वो मेरे कंधों से गिर रहा था। दी सॉन्ग्स दी मुंडाज सॉन्ग सैंग बिमोंडेड देयर मिशनरी, कि भाई ये जो आपका गाना था ना, ये आपके जो मुंडा था उसने गाया था, बिरसा मुंडा ने, ठीक है। तो चलो उसके गाने को भी यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ छोटा एक मिनट, हाँ ज़्यादा बड़ा गाना नहीं, चलो एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट से, बाकी यार कोई काम आने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। बस इससे आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से आइडिया मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं, अल्लाहस अंडर forced labor, blood trickles from my soldiers day and night. The imagery from the jamidars annoys and irritates me day and night. I groan, alas, this is my conditions. I do not have a home. Where shall I get happiness? Alas. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे सब जो आपका बिरसा है वो यही कहना चाहता है कि भाई जो मनी लैंडर्स हैं, या फिर मैं बोलूँ लैंडलॉर्ड्स हैं, या फिर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल, तो सभी ने दबा रखा है, हमें दिन रात काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और हमारी जो पूरी ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा सफ़र यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो चलो यार इसी के साथ अब आपको यहाँ पे आगे हमारी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गाना था, अब इसको याद भी कर सकते अगर आपका मन करता है तो, बाकी यार हम अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं, इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोवर टू रिकवर देयर glorious past. He talk of the golden age in the past. Aztec give the age of truth when Mundas lived a good life, construct embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practice cultivations to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बताता है कि भाई बेसिकली हुआ क्या कि 1895 का जो टाइम आया, तो वहाँ पे जो बिरसा था वो अगेन से यहाँ पे पास्ट की ग्लोरियस चीज़ों को देखने लगा, और उसके माइंड में आया कि मैंने पास्ट में एक गोल्डन एज की बात की थी। वहाँ पे गोल्डन एज का मतलब था कि भाई जो हम मुंडा हैं हम अच्छी लाइफ व्यतीत करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने नेचुरल रिसोर्स हैं उनके ऊपर हमारा दोबारा से अधिकार हो जाएगा, हम यहाँ पे ऑर्चिड्स की खेती करेंगे, ट्रीज़ पेड़ पौधों को लगाएंगे, यहाँ पे अपने खेतों में अपना खेती करेंगे जाके, उससे अपने जीवन को व्यापन करेंगे, हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, हम बहुत होनेस्टी का जीवन यहाँ पे व्यतीत करेंगे, ठीक है।
उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वैष्णव का मीनिंग गिवन है। यहाँ पे लिखा है वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, कि भाई वैष्णव हम किसको बोलते हैं, जो कि आपके विष्णु की पूजा करते हैं उसको। अब कहते हैं व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सी अप अ मुंडा राज एंड द बिरसा इज एट इज हेड्स। कि भाई जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात अंग्रेजों के लिए थी वो ये थी कि जो भाई बिरसा है अब वो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर आना चाहता था। वो चाहता था कि भाई जितने भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, जितनी मिशनरीज हैं या मनी लैंडर्स लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, ये सभी यहाँ से हट जाए और यहाँ पे मुंडा राज आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके बाद द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दोज फोर्सेज एज द कोज ऑफ द मिशनरी, द मुंडाज वर सफरिंग, द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर destroying their traditional land system. Hindu landlords and the money lenders were taking over their lands and missionaries were criticizing their traditional culture. अब यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही थी कि भाई जो ये अंग्रेज़ों के नए लॉ आए थे ना, यहाँ पे वो बिरसा की जो पूरी कम्युनिटी थी उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा रहे थे। साथ में जो हिंदू मनी लैंडर्स थे या फिर हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो भी बहुत यहाँ पे उनके लिए दिक्कत खड़ी कर रहे थे। फिर बताते हैं कि भाई जितनी भी मिशनरीज थी अंग्रेज़ों की, वो सभी उनका जो कल्चर था उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुराई कर रही थी। As the movement spread, the British official decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charge of rioting and jailed him for 2 years. अब यहाँ पे भाई जैसे ही उन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट की, बिरसा की कम्युनिटी ने और बिरसा ने मिलके, तो तभी अंग्रेजों ने उसको वहाँ पे दबा दिया और बिरसा को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। ठीक है, ये आपका बिरसा जेल के अंदर। ठीक है, और ऐसे जेल में डाल दिया। उसको जेल में डालने के बाद उसके ऊपर चार्ज लगाया गया कि भाई यहाँ पे राइट कर रहा है, हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, और उसको 2 साल की यहाँ पे जेल हुई। ठीक है, उसके बाद आगे बताता है When Birsa was released in 1897, he began touring the village to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy the Ravana, Diksu and Europeans and establish a kingdom under his leadership. Birsa followers began targeting the symbols of Dikhu and European powers. They attacked police stations and churches and raided the property of money lenders and जमींदार. They raised the white flag as a symbol of बिरसा राज। अब यहाँ पे बेसिकली सीन क्या होने लगा, जैसे ही बिरसा दोबारा से उन लोगों ने आज़ाद किया अंग्रेजों ने, वैसे उसने दोबारा से लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया। लोगों के पास वो जाने लगा, जाके उनको बताने लगा कि भाई हमें इन ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाना है, हटाना है, दीक्षु लोगों को, यूरोपियन लोगों को। और इन लोगों को वो यहाँ पे रावण कहने लगा, रावण की संज्ञा इन लोगों को वो देने लगा। सो उसने लोगों को बताया कि भाई हम कैसे इनको यहाँ पे हटा सकते हैं, भगा सकते हैं। तो जो उसके फॉलोवर यहाँ पे बने, उन सभी ने यहाँ पे जितने भी यूरोपियन के या फिर दिखू के शाइन थे, उन सभी साइनों को यहाँ पे देखते ही उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे जाके अटैक किया, चर्चेज़ के अंदर अटैक किया, और बहुत सारे जो मनी लैंडर्स और जमींदार थे उनके घरों पर अटैक किया। और उनका जो झंडा था आपका माई फ्रेंड्स, उन लोगों ने वाइट रखा, वाइट झंडा। और वाइट झंडे का मतलब था इन लोगों का यहाँ पे आपका बिरसा राज। क्या था? बिरसा राज। अब आगे कहता है इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट फेड आउट। कि भाई आपका 1900 के अंदर बिरसा मर गया, कोलेरा की वजह से आपकी ये बीमारी होती है, और तब उसके बाद ये मूवमेंट ऑटोमेटिक ठंडी बढ़ती चली गई। ठीक है, फिर बताते हैं हावेवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एट लीस्ट 2 ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribal could not be easily taken over by the Khus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against the injustice and express their answer against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मूवमेंट बेसिकली आपकी सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेज़ों के दिलों में एक दहशत यहाँ पे उत्पन्न कर दी। पहली दहशत तो ये उत्पन्न कर दी कि भाई ये जो यहाँ पे गलत कर रहे हो आप, ये जो जंगल के ऊपर ला लगा के ये बहुत गलत कर रहे हो, आपको इन लोगों के अंदर यहाँ पे सुधार करना चाहिए। दूसरी उन लोगों ने ये दहशत उत्पन्न कर दी कि भाई यहाँ पे जो ये आदिवासी लोग हैं, आपके ट्राइबल लोग हैं, ये आपके कमज़ोर नहीं हैं, ये भी आपके खिलाफ़ खड़े हो सकते हैं, तो आपको इनके साथ भी संभल के रहना चाहिए। इनके भी कुछ रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, आपको उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, इनको भी वो प्रैक्टिस कर देने चाहिए कि भाई आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स एल्सवेयर, ये बात है आपकी कहीं और की, यानी कि हमारे इंडिया से बाहर की, जहाँ पे लिखा हुआ है वाई डू वी नीड कैश, की हमें कैश की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो चलो यार इसको भी जान लेते हैं एक फैक्ट को, उसके साथ हम अपने चैप्टर को यहाँ पे
एंड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं देयर आर मैनी रीजन्स वाई ट्राइबल एंड द अदर सोशल ग्रुप्स ऑफ्टन डू नॉट विश टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट दिस ट्राइबल सॉन्ग्स फ्रॉम द पपुआ न्यू Guyana give us a glimpse of how the tribals there viewed the market adapt from the song quoted in the Johan Jarke and the Hasselman adds the economy of subsidiary agriculture। अब बेसिकली माय फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, और ये एल्सवेयर की भी बात इन लोगों ने मतलब एक फैक्ट के लिए यूज़ किया, यहाँ पे कहीं और नहीं हमारे इंडिया की बात ही कर रहा है और बता रहा है कि भाई यहाँ पे आपको एक सॉन्ग दिया गया, आप इस सॉन्ग को खुद से पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको एज अ असाइनमेंट देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इसको आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कितना कवर कर रहे हैं, वो खुद से कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस सॉन्ग को पढ़ना है और आपको पता लगेगा कि भाई ये लोग जो आपके आदिवासी लोग थे वो मार्केट से के बारे में क्या सोचते थे। आई मीन मार्केट के बारे में उन लोगों के यहाँ पे क्या विचार थे, वो मार्केट में कम क्यों जाते थे। ठीक है, उसी के साथ माय फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर बाकी एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही यार इस घंटे के बटन को भी आप ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, एंड माय फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया तो भाई शेयर याद से कर दीजिए, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।